हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो इस चैनल पर जैसा कि आपको पता ही है EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसमें आज हम जो राइटर करने वाले हैं वो है लॉर्ड बायरन। ठीक है, हम एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में MCQ सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग में लिटरेचर जो पार्ट दिया हुआ है आपका EMRS के सिलेबस में, उसमें हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने शेक्सपियर के MCQs को सॉल्व किया, उसके बाद हम रोमांटिक एज पे आए। रोमांटिक एज में भी मोस्ट ऑफ द रोमांटिक राइटर्स हम कवर अप कर चुके हैं। जैसे हमने PV शैले को किया, वर्ड्सवर्थ को किया, जॉन कीट्स, S.T. कॉलरिज, इन सबको हम कवर अप कर चुके हैं। आज बारी है लॉर्ड बायरन की। लॉर्ड बायरन के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम करेंगे। उसके बाद हम आगे जो भी हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग इसी सीक्वेंस में पूरे सिलेबस में जितने भी राइटर्स मेंशन हैं सभी के इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ Alps is a character in The Witch of Alps। लॉर्ड बायरन के एक बहुत ही फेमस वर्क में ये कैरेक्टर होती है, द विच ऑफ आल्प्स। वो बताना है। ऑप्शन है हेवन एंड अर्थ, केन, या फिर मैनफ्रेड, या फिर वार्नर। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द विच ऑफ आल्प्स इस नाम का कैरेक्टर लॉर्ड बायरन के कौन से वर्क में हमें देखने को मिलता है? यस, द वर्क इज मैनफ्रेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज हाउ एक्ट्स आर देयर इन द प्ले मैनफ्रेड। आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था हाउ मैनी एक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैनी और ऐड कर लीजिए, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले मैनफ्रेड। जैसे कि हम मैनफ्रेड की बात कर रहे थे, मैनफ्रेड में जो कैरेक्टर था, ठीक है, द विच ऑफ आल्प्स, उसी प्ले की बात हो रही है यहाँ भी मैनफ्रेड की। अब इस प्ले में टोटल कितने एक्ट्स हैं ये बताना है। कितने एक्ट हैं यहाँ पर? ऑप्शंस है 2, 5, 4 या 3। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो मैनफ्रेड नाम का प्ले है इनका, इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? यस, देयर आर 3 एक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसमें टोटल 3 एक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज टू हुम इज द ट्रेजेडी सार्डानेपलस, आई गेस सार्डानेपलस, डेडिकेटेड। ये जो ट्रेजेडी है बायरन के द्वारा लिखी हुई, नाम क्या है? सार्डानेपलस। हो सकता है मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप देख लेना फिर भी एक बार। किसको डेडिकेट की गई है? ऑप्शन है गॉडविन, मतलब बायरन ने जो लिखा है इसे किसे डेडिकेट किया है, ये जो इनकी ट्रेजेडी है सार्डानेपलस को। ऑप्शन है गॉडविन, वॉल्टर स्कॉट, ड्राइडन, या फिर गोथ। किसको डेडिकेट करते हुए इन्होंने ये वर्क लिखा है लॉर्ड बायरन ने? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, यहां पर जो राइट आंसर है वो है गोथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को डेडिकेटेड है ये वर्क, जो कि एक ट्रेजेडी है, सार्डानेपलस। नेक्स्ट इज बायरन्स बेपो इज अ। बायरन्स का एक वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है ये बेपो। ये क्या है एग्जैक्टली ये पूछा जा रहा है। अ वेनिशियन स्टोरी, अ लिरिकल प्ले, अ टर्किश टेल, या फिर अ मोनोलॉग। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेपो इज अ वेनिशियन स्टोरी है, लिरिकल प्ले है, टर्किश टेल है, या फिर मोनोलॉग है? सोचिए, आंसर कीजिए।
व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज अ बेनिशियन स्टोरी। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ बेनिशियन स्टोरी। नेक्स्ट इज बायरन रोट एन ओड टू अ पोएट whom he admired। बायरन ने एक पोएट के लिए एक ओड लिखा है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे, बहुत एडमायर करते थे। हु वॉज दैट पोएट? वो पोएट कौन है? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, थॉमस मूर या फिर थॉमस ग्रे। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? बायरन ने किसके विषय में ओड लिखा एक? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, ये थॉमस मूर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, ठीक है, उन्हीं के लिए इन्होंने ये ओड लिखा। थॉमस मूर। थॉमस मूर कौन है? वही जिन्होंने आई थिंक सॉरी वो रॉबर्ट ग्रीन है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये भी यूनिवर्सिटी बिट्स में आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, थॉमस मूर भी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक प्लेज इज नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय बायरन व्हिच। इनमें से ये पूछा गया है कि नीचे जो ऑप्शन में प्लेस दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा वर्क है जो बायरन के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो कौन सा है? ऑप्शन है वर्नर, केन, ऑर्थो द ग्रेट या फिर हेवन एंड अर्थ। बताइए विच वर्क इज नॉट रिटन बाय लॉर्ड बायरन? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, वार्नर बायरन ने लिखा है, केन भी बायरन ने लिखा है और हेवन एंड अर्थ दिस इज आल्सो रिटन बाय लॉर्ड बायरन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्थो द ग्रेट की, दिस वर्क इज नॉट रिटन बाय लॉर्ड बायरन। मूविंग टू द नेक्स्ट। सेवंथ इज व्हाट इज बायरन्स आवर्स ऑफ आइडलनेस? बताइए बायरन का आवर्स ऑफ आइडलनेस क्या है? एक वर्क है इनका, उसका जॉनर क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अ नरेटिव पोएम, अ वॉल्यूम ऑफ हिज अर्ली पोएम्स, अ लॉन्ग सटायर या फिर अ लिरिकल प्ले। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आवर्स ऑफ आइडलनेस। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, hours of idleness is a historical tragedy. No, क्या होना चाहिए? A volume of early poems. Okay, option number B is the correct answer. ये early poems, उनकी जो early poems हैं उनका एक collected poem volume है. Okay, hours of idleness. Next is Byron himself calls his plays the two Foscari. Options are a horror tragedy, a historical tragedy, a lyrical comedy या फिर a tragic comedy. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? What should be the right answer? यस, इट इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रेजिडी। बायरन अपने खुद ही अपने प्ले जो जिसका नाम है द टू फॉस्कैरी, इसको खुद ही वो क्या कहते थे? इट इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रेजिडी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू whom does बायरन डेडिकेट हिज प्ले एंटाइटल्ड केन? तो बायरन ने उनका जो प्ले है केन, उसको किसे डेडिकेट किया है? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, सर वॉल्टर स्कॉट, एस टी कॉलरिज या फिर रॉबर्ट साउदे।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, बायरन ने अपना प्ले केन किसे डेडिकेट किया है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सर वॉल्टर स्कॉट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर वॉल्टर स्कॉट को इन्होंने अपना ये वाला वर्क केन डेडिकेट किया है। जैसे थॉमस मूर को भी ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, इसी तरीके से। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले मैरिनो फ्लेरो? इनका एक प्ले है मैरिनो फ्लेरो, इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? ऑप्शंस 2, 3, 5, 4, बताइए कितने एक्ट्स हैं टोटल? सोचिए, आंसर कीजिए। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले मैरिनो फ्लेरो? यस, टोटल 5 एक्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, बायरन कॉल्स वन ऑफ हिज टेल्स अ फ्रेगमेंट ऑफ अ टर्किश टेल, विच इज दिस टेल? देखिए, बायरन कॉल्स वन ऑफ हिज टेल्स अ फ्रेगमेंट ऑफ टर्किश टेल। बायरन ने अपनी खुद की एक कहानी को क्या कहा है? अ फ्रेगमेंट ऑफ टर्किश टेल, मतलब टर्किश जो स्टोरियां हैं उनकी फ्रेगमेंट मिलती है उसमें। विच इज दिस टेल? वो कौन सी स्टोरी है, कौन सी कहानी है? ऑप्शन है द कॉर्सेयर, द गेयोर, या फिर द सेज ऑफ कॉरिनिथ, या फिर पेरिसीना। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, बायरन की वो कौन सी टेल है जिसमें फ्रेगमेंट मिलती है एक टर्किश टेल की? इसका करेक्ट आंसर होगा द गियोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच। बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने रिवेंज के रूप में से लिखा था। स्पेशली ध्यान रखना है, जब भी लॉर्ड बायरन का नाम आता है इस वर्क को ध्यान रखना है। इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच। रिव्यूअर्स, लॉर्ड बायरन पास अवे एट द एज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें कहा गया है कि इंग्लिश बर्ड एंड स्कॉच के जो रिव्यूअर्स थे, रिव्यूअर्स बोल लीजिए या क्रिएटर बोल लीजिए एक तरीके से, लॉर्ड बायरन पास अवे एट द एज ऑफ, उनकी जो डेथ हुई थी वो कितनी उम्र में हो गई थी? ऑप्शन है 34 ईयर्स, 35 ईयर्स, 38 ईयर्स, 36 ईयर्स। कितनी एज के थे वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है? हालांकि बहुत ही कम एज में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका जो मतलब कहते हैं ना कि काम बहुत बड़े बड़े थे उनके। ठीक है, एज भले ही ज़्यादा ना रही हो लेकिन उन्होंने वर्क बहुत अच्छे अच्छे किए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1788 में। ठीक है, और मृत्यु हो जाती है इनकी 1824 में। ओके, अब आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 36 ईयर की एज में इनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 36 ईयर। नेक्स्ट इज 13, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक प्लेज इज रिटन बाय बायरन विच? इनमें से एक पोएटिक प्ले बायरन के द्वारा लिखा गया है, वो कौन सा है? ऑप्शन है द फॉल ऑफ रॉबस्पेयर, रिमोर्स, ओथ टू द ग्रेट, मैनफ्रेड। तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। यस, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, इनमें से कौन सा वर्क है जो बायरन के द्वारा लिखा गया है? तो उसका नाम है मैनफ्रेड।
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही इसके 2 क्वेश्चन किए थे मैनफ्रेड के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14, 7 spirits act as characters in which of the following poetic plays? In which of the following plays? ये 2 बार रिपीट हो गया है, इसे एक ही बार रहने देते हैं। बताइए। 7 spirits act as characters, जो 7 spirits है ना, वो कैरेक्टर्स की तरह एक प्ले में एक्ट कर रही हैं, तो वो कौन सा प्ले है, कौन सा पोएटिक प्ले है वो? ऑप्शन है बॉर्डर्स, मिस्टीरियस मदर, मैनफ्रेड या फॉस्टर्स। तो बताइए 7 स्पिरिट्स जिसमें एज अ कैरेक्टर ली गई हैं, वो कौन सा पोएटिक प्ले है बायरन का? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका भी राइट आंसर यही है, मैनफ्रेड। ठीक है, जैसे हमने पहला कैरेक्टर देखा था ना, विच ऑफ आल्स, ठीक है, इसी तरीके से 7 स्पिरिट्स भी हैं इसमें कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैनफ्रेड। नेक्स्ट इज 15, बायरन रोट अ पावरफुल सैटिरिकल रिजॉइंडर इन डिफेंस ऑफ कीट्स। ठीक है, कीट्स के डिफेंस में बायरन लिखते हैं एक पावरफुल सैटिरिकल रिजॉइंडर। ठीक है, वो क्या है? व्हाट वाज दैट रिजॉइंडर? वो क्या होता है एग्जैक्टली, क्या कौन सा वर्क था वो? द विजन ऑफ जजमेंट, डॉन जून, इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स या फिर मैरिनो फैलिरो? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ बायरन्स प्ले एडम एंड ईव आर लीडिंग कैरेक्टर? देखिए, हालांकि एडम एंड ईव इन कैरेक्टर्स का नाम आपने कौन से वर्क में और सुना है? जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में। अब लॉर्ड बायरन के कौन से वर्क में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं? एडम एंड ईव। ऑप्शन है केन, वार्नर, हेवन एंड अर्थ या फिर द डिफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बायरन का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एडम एंड ईव नाम के कैरेक्टर्स हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इस प्ले का नाम है केन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केन। नेक्स्ट इज 17, व्हाट इज बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट? बायरन का ये जो वर्क है द विजन ऑफ जजमेंट, ये एग्जैक्टली क्या है? एक पोएटिक प्ले है, अ टेल है, अ सटायर है, अ ड्रीम एलेगोरी है? द विजन ऑफ जजमेंट। सोचिए, आंसर कीजिए। तो ये भी ध्यान रखना है, द विजन ऑफ जजमेंट इट इज अ सटायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक सटायर के रूप में लिखा है बायरन ने। नेक्स्ट इज 18, अ मैन मस्ट सर्व हिज टाइम टू एवरी ट्रेड, सेव, सेंसर, क्रिटिक्स, ऑल आर रेडी मेड। इन विच वर्क डज बायरन गिव दिस ओपिनियन? ये जो पूरी लाइन्स हैं ये बायरन ने कौन से वर्क में दी हैं? अपना ओपिनियन कौन से वर्क में रखा है? लाइन ध्यान से समझिए, लाइन क्या है? अ मैन मस्ट सर्व हिज टाइम टू एवरी ट्रेड, सेव, सेंसर, क्रिटिक्स, ऑल आर रेडी मेड। ऑप्शन है इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, द विजन ऑफ जजमेंट, द कर्स ऑफ मैनिर्वा या फिर द वॉल्टिज। क्या होगा इसका राइट आंसर? किस वर्क में बायरन ने ये बात कही है? यस, इसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। नेक्स्ट इज
19 नंबर क्वेश्चन, टू whom does Byron dedicate his टेल डॉन जून। तो देखो ज़्यादातर बायरन के जो वर्क हैं आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वर्क को ज़्यादातर इन्होंने डेडिकेट किया है किसी न किसी राइटर को। तो यहाँ पे इनका ये जो वर्क है डॉन जून, ये इन्होंने किसे डेडिकेट किया? ऑप्शन है ड्राइडन, रॉबर्ट साउदी या फिर डॉक्टर जॉनसन, वाल्टर स्कॉट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसे आपने देखा ही था अभी, केन जो वर्क था उसको डेडिकेट किया इन्होंने वाल्टर स्कॉट को। डॉन जून ये किसे डेडिकेट किया था? सोचिए, आंसर कीजिए। डॉन जून जो वर्क है इनका वो इन्होंने डेडिकेट किया रॉबर्ट साउदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट साउदी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which poem shot up Byron into unprecedented popularity? बताइए बायरन की वो कौन सी पोएम थी जिसने, मतलब बायरन ने इतना अंदाजा भी नहीं लगाया था, उन्हें इतना ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था। ऑप्शन है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, बेपो, डॉन जून या फिर केन। तो वो कौन सा वर्क था? कहते हैं कि एक स्टेटमेंट भी है कि बायरन रात को सोए और सुबह वो बहुत फेमस हो गए। ठीक है, तो ये कौन से वर्क के लिए था? कौन से वर्क को लेकर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे? अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलरिटी। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, Byron woke up one morning and found himself famous. What was that occasion? वो कौन सा occasion था? देखो ये लाइन अभी मैं बोल रही थी, Byron woke up one morning मतलब एक सुबह जागे and found himself famous. What was that occasion? वो occasion क्या था? The publication of his famous long poem Child Herold's Pilgrimage, या फिर the publication of his popular work The Vision of Judgment, द कन्फर्मेंट ऑफ द टाइटल लॉर्डशिप ऑन हिम, या फिर द पब्लिकेशन ऑफ हिज रीजॉइंडर इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो इसका आंसर आप इजीली कर लोगे। यस, कौन सा वर्क है ये ध्यान रखना है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज की पब्लिकेशन, ये वो ओकेजन था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22, बायरन रोट एन ओड टू वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, आइडेंटिफाई हिम। बायरन ने इनमें से एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के ऊपर एक ओड लिखा है, वो कौन व्यक्ति है, कौन हिस्टोरिकल पर्सन है? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, क्वीन विक्टोरिया, विलियम गॉडविन या फिर क्वीन मैरी। किसके लिए या किसके ऊपर एक ओड लिखा है लॉर्ड बायरन ने? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इन्होंने जो ओड लिखा है वो लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट इज 23, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन चाइल्ड हेरोल्ड्स? तो इनका ये जो वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इसमें टोटल कितने कैंटोज हैं? ठीक है, बताइए। ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। कितने कैंटोज हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। आगे पिलग्रिमेज भी लगा ही देते हैं। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देयर आर टोटल 4 कैंटोज, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4 कैंटोज। नेक्स्ट इज, Where is the scene of the lyrical play मैनफ्रेड लेड? तो जो लिरिकल प्ले है इनका मैनफ्रेड, इसकी सेटिंग कहाँ की है, या इसके सीन जो दृश्य दर्शाई गई है जगह, वो एग्जैक्टली सीनरी कहाँ की है? ऑन द हायर आल्प्स, ऑन द सी कोस्ट ऑफ ग्रीस, इन इजिप्ट या फिर इन अ वास्ट डेजर्ट। कहाँ की सीनरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है मैनफ्रेड में? लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ की है ये पूछा गया है।
कुछ कुछ आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, जैसे हमने इसके कैरेक्टर का नाम सुना था, याद है, द विच ऑफ आल्प्स, ठीक है। तो सीनरी का भी उसी से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, ऑन दी हायर आल्प्स, यहाँ की सीनरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑन दी हायर आल्प्स, ठीक है। द सीन ऑफ लिरिकल प्ले मैनफ्रेड लैड ऑन दी हायर आल्प्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25th, बायरन्स द डिफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड इज अ, तो बायरन का ये जो वर्क है द डिफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड, ये क्या है? इट इज़ अ ड्रामा, इट इज़ अ टेल, इट इज़ एन एलेजी, इट इज़ अ सटायर। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्ले? द डिफेंस ट्रांसफॉर्म्ड। और जरूरी नहीं है प्ले ही हो, सोच के बताना है आपको। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इट इज अ ड्रामा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ड्रामा। नेक्स्ट इज 26th, व्हाट वाज लॉर्ड बायरन्स गिवन नेम? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको नोट कर लेना है। लॉर्ड बायरन का नाम लॉर्ड बायरन नहीं था, बचपन में उनका नाम क्या था? सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि मतलब जब वो पैदा हुए हैं तो उनका नाम क्या रखा गया था। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था कैथरीन गॉर्डन, ठीक है। इनकी मदर का नाम होता है कैथरीन गॉर्डन। और इन्हें अपने पिता का सरनेम नहीं मिला था, इन्होंने अपनी माता का सरनेम अपनाया था। और इनका नाम जो था वो होता है जॉर्ज नील, या नोल बोल सकते हैं, नोल गॉर्डन, ठीक है। ये नेम नोट कर लेना, जॉर्ज नोल गॉर्डन, ये इनका नाम होता है लॉर्ड बायरन का। लॉर्ड की तो इन्हें उपाधि मिली थी क्योंकि एक लौते हकदार थे अपनी प्रॉपर्टी के, अपने फादर की जितनी भी विरासत थी उसके, तो उसके बाद इन्हें ये उपाधि मिली थी लॉर्ड की, ठीक है, लॉर्ड बायरन। इनके फादर का नेम क्या था? तो इनके फादर का नेम था जॉन बायरन। और जब इनके हाथ में सारी विरासत आती है उसके बाद इन्हें ये उपाधि मिलती है लॉर्ड बायरन की, ठीक है। फादर का नाम लॉर्ड बायरन, जिनको हम मैड जैक भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, इनके फादर को मैड जैक भी बोला जाता था। और इनकी मदर का नाम था कैथरीन गॉर्डन। तो इनका जो रियल नेम था पूछा जा सकता है जॉर्ज नोल गॉर्डन, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज गॉर्डन, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट वाज बायरन्स फादर्स निकनेम? लीजिए आ गया वो सवाल भी जो मैं अभी बता रही थी। वैसे तो लॉर्ड बायरन के फादर का नेम क्या था? अभी मैंने बताया था जॉन बायरन, ठीक है। लेकिन इनका एक निकनेम था इनके फादर का, वो निकनेम क्या था? ब्लडी बायरन, जेंटलमैन जिम, मैड जैक या विग्ड बिल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, अगर आपने ध्यान से सुना है मुझे तो आप इजीली आंसर कर लोगे। इनके फादर का निकनेम होता है मैड जैक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैड जैक। नेक्स्ट इज 28, हु वाज बायरन्स मदर? लीजिए, बायरन की मदर का भी नाम पूछा जा रहा है। बायरन की मदर कौन थी? मैरी वॉलस्टोन्सक्राफ्ट, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, नो वे, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी ये। आगे एनाबेले ली या फिर कैथरीन गॉर्डन? यू कैन इजीली आंसर इट, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ इस पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैथरीन गॉर्डन was the mother of Lord Byron. Next is 29. What was Byron's ethnic heritage? Option is Scottish, Irish, Welsh, British. Yes, देखिए मतलब इनका जन्म तो बेसिकली कहाँ होता है? लंदन में होता है, ठीक है, यूके में।
बाद में इन्होंने वहाँ से सब छोड़ छाड़ के ये कहाँ चले गए थे, टर्की चले गए थे। ठीक है, उस टाइम पे वो टर्की नहीं होता था, उसे हम ऑटोमन एम्पायर कहते थे। ठीक है, तो इनकी जो विरासत थी, जो एथनिक हेरिटेज थी, वो एग्जैक्टली कहाँ की थी, वो स्कॉटिश की थी। ठीक है, स्कॉटिश थी। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, जो यूके कह लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन का ये किस्सा है, स्कॉटिश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 30, हु रेज्ड बायरन? ऑप्शन है हिज फादर, हिज अंकल, हिज आंट, हिज मदर। तो लॉर्ड बायरन को बड़ा या पाल पोस कर बड़ा किसने किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हिज मदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हिज मदर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक ही करना, अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर सकते हो एक दो, जिससे कि मेरा थोड़ा मोटिवेशन और बढ़े। ठीक है, और बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है। अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।